नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। पिछले लेक्चर में जहाँ हमने ख़त्म किया था, आज उससे आगे शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ है पूरी, ये पीसीएस प्री, खास करके यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। इसमें मैक्सिमम रिवीजन जो है आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। यूपी में कला और शिल्प से जो संस्थान है, उनकी अवस्थिति दी है। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ 1911 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। भारतीय ललित कला परिषद वाराणसी में 1920 में स्थापित हुई थी। लखनऊ नगर निगम जो आर्ट गैलरी है 1949 में स्थापित हुई थी। भारत कला भवन 1920 में वाराणसी में है ये। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुई थी, लखनऊ में स्थापित है ये। फिर अगला है राज्य के जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें राज्य प्रतीक है गंगा यमुना संगम, जो है गंगा यमुना का जो संगम है उसको इंडिकेट किया गया है। मछली की एक जोड़ी है, उसमें इस तरीके से मछली जोड़ी है। तीर और धनुष बनाया गया है बीच में। राजवृक्ष कौन सा है, अशोक है। जो राज्य पशु है बारहसिंघा है। राज्य पक्षी कौन सा है, सारस क्रेन या जिसको सरसैया बोलते हैं वो है। राज्य खेल कौन सा है, हॉकी है। राज्य जो पुष्प है ये पलाश, टेसू या जंगल की आग जो है इसको बोला जाता है। फिर अगला है यूपी से महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य दिए हैं। इसमें हम देखते हैं ललितपुर जिला जो है इस 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर जो है इस तरीके से अवस्थिति है इसकी दक्षिण में, ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला जो है ये 4 राज्यों को सीमा बनाता है। किसके तो एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। सहारनपुर जिला जो है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी पहला है, 7680 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जो जिला है वो है हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के जिले हैं तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले हैं वो कौन कौन से। पहला है प्रयागराज, इसमें 60 लाख के आसपास आबादी है। मुरादाबाद, फिर तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़ है, 5वें पर लखनऊ है। फिर संविधान की जो समितियां बनी हैं उनके बारे में बात की गई यहाँ। तो संघ व राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। इसमें इनको मिलाकर के 7 सदस्य टोटल थे। मौलिक अधिकार जो समिति बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उसके जे बी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके एच सी मुखर्जी थे। फिर संचालन जो समिति थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति व इसके अध्यक्ष भी नीचे दिए गए हैं। इसमें इसका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी टी कृष्णामाचारी, ये 7 लोग थे। प्रस्तावना में जो उल्लिखित क्रम है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोक राज्य बनाने के लिए, इसमें सबसे पहले है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। प्रस्तावना में 1942वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी पूछा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। और कौन सा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसके 4 प्रमुख प्रकार हैं। तो इसमें कौन सा है, पहला है रेफरेंडम जो है, परिप्रेक्षा, फिर इनिशिएटिव पहल, प्रत्यावलोकन, प्रत्यावर्तन, रिकॉल जो सिस्टम होता है, किसी जो प्रतिनिधि है अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको वापस बुला लिया जाना। भारत में ये पंचायती सिस्टम में है लेकिन अभी अपर वाले सिस्टम में लागू नहीं है। फिर जनमत संग्रह जो है इसको प्लेबिसाइट बोलते हैं, भारत में ये नहीं है भी। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर की है। गोखुर झील का उदाहरण है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। इस पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगली है चिल्का झील, उड़ीसा में है। खारे पानी की जो है सबसे बड़ी लैगून झील है ये। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये। वेमनाड झील केरल में है। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित यह झील है। एक ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर भी है, इसको इस तरीके से ज्वालामुखी निर्मित है। फिर रेणुका झील कहाँ, हिमाचल प्रदेश की है। रूपकुंड झील है, उत्तराखंड में ताजी पानी की झील है। इसको रहस्यमय झील भी कहते हैं रूपकुंड झील को। विश्व की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी अवस्थिति कहाँ है, तो रॉकीज जो पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत ये भी
उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी वाला एरिया है उधर साइड है, और जो अपलेशियन पर्वत है ये पूर्वी एरिया में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। अल्ताई पर्वत कहाँ है? मध्य एशिया वाला भाग जो है। एटलस पर्वत ये पश्चिमी अफ्रीका जो मोरक्को वाला एरिया है उधर साइड है। काकेशस पर्वत ये भी यूरोप में है। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका जो है वहाँ पाया जाता है। फिर वायुमंडल की जो परतें हैं और उनकी स्थिति पूछा है। तो क्षोभ मंडल जो है जलवायु मौसम संबंधी सभी घटना इसी में होती है। जो सबसे निचली परत है पृथ्वी के वो पहली कौन सी? क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, इंग्लिश में भी पूछ देता है। फिर समताप मंडल दूसरी परत है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक वैसे माना जाता है। समताप मंडल ओजोन परत पाई जाती है। विमान की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति है। ये स्ट्रेटोस्फेयर, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। मध्यमंडल, इसमें ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति होती है। उल्का पिंड, टूटते तारे इसी परत में पाए जाते हैं। तो इसको जो मध्यमंडल है उसके बाद मेसोस्फेयर भी बोलते हैं इसको। आयन मंडल है, ये आयनोस्फेयर हो गई। तो इसमें क्या है? पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं कहाँ परावर्तित होती हैं? तो यहीं पर होती है। ये भी पूछा गया है कि जो रेडियो प्रसारण वगैरह है कहाँ? तो आयन मंडल से होता है। फिर ये बहिर्मंडल जो है ये एक्सोस्फेयर है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैसें उपस्थित होती हैं। तो ये क्रम भी लगाने को पूछा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगला है भारत की जो शीर्ष 5 ऊंची चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो भारत में अवस्थित हैं? वैसे तो सबसे ज़्यादा ऊंची जो है वो है माउंट एवरेस्ट है, 4800 8800 48 थी, उसकी लंबाई भी 8848 किलोमीटर हो गई है। अभी 2023 या 24 में नापी गई है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉर्डन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचाई इसकी। कंचनजंगा है दूसरी ऊंची चोटी, 8586 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 7816 मीटर है। कामेत पर्वत ये भी 7756 मीटर ऊंचा है, ये भी उत्तराखंड में है। फिर सालतारो कांगड़ी ये कहाँ? 7742 मीटर है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो बाईं तट की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज और जास्कर। आगे देखते हैं। फिर दाहिने तट की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? श्योक, गिलगित, गोमल, काबुल। सिंधु नदी ऐसे इस तरीके से आती है। तो इधर जो देखेंगे ये दाएं तट की नदियां हो गई, श्योक, गिलगित, कोमल और काबुल। इधर बाएं तट की ये सारी नदियां हो जाएंगी इस तरीके वाली। आगे जो रिट हैं आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रिट हैं उनके बारे में दिया गया है। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस। इसमें है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट द्वारा निजी व सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है ये। दूसरी है परमादेश यानी कि मैंडमस। हम आदेश देते हैं या लोक प्राधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है। लोक अधिकारी, निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है। अच्छा, इसमें जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द में जो आते हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है। जो निजी हैं उनके खिलाफ नहीं जारी की जाती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा कोवारंटो कहते हैं इसको। किस अधिकार से? यानी कि व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है। निजी या मंत्री के कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। अगली है प्रतिषेध। तो ये न्यायालय रीट है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध या मना करना। न्यायिक, निचली अदालत और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकारी है उनके विरुद्ध जारी की जाती है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। फिर अगली है सरसरी प्रेशर्स कहा जाता है इसको। सूचित किया जाना यानी कि न्यायिक, अर्धन्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसमें किसी मामले के बारे में जो निचली अदालतों में चल रहा होता है उसके बारे में जानकारी के लिए। विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के बारे में जारी नहीं की जाती है। लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द करने हेतु इसको जारी किया जाता है। इसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो जो उत्प्रेषण रिट है इसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। फिर वेदों से संबंधित जो पुरोहित होते थे, मतलब कौन सा पुरोहित किस वेद को गाता है? तो जो ऋग्वेद है उसको गाने वाले को होत्र या होता। यजुर्वेद के अर्धर्वयु कहा जाता था। फिर सामवेद का उद्गाता होता था। जो अथर्ववेद है उसके गाने वाले को ब्रह्मा कहते थे। फिर प्रमुख नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 39 ए जो है इसमें न्याय में समानता, गरीबों को निःशुल्क और कानूनी सहायता, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 41 कहता है कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता जो दी जाएगी। आर्टिकल
41 के तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 42 कहता है न्यायपूर्ण एवं मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा मातृत्व राहत का प्रावधान, ये जो प्रसूति सहायता वगैरह है ये इसी के तहत आता है। 26 सप्ताह वाला जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है ये आर्टिकल 42 के तहत है। अनुच्छेद 43 कहता है सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन अभी कितना साढ़े मिनिमम कर दिया गया है, 9300 से कम किसी को नहीं दिया जाएगा, जो मतलब औपचारिक वाले संगठन है वहाँ। अनुच्छेद 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिक संगठन वगैरह इसी के तहत आते हैं। फिर अनुच्छेद 43B कहता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 43B के तहत भी है और भाग 9 जो है 9B के तहत भी है। इसमें 97 अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत इसको शामिल किया गया था। अभी जो सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है? गृह मंत्री जो हैं इसमें अमित शाह जी हैं, वही सहकारिता मंत्री भी हैं। फिर अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जाएगा राज्य द्वारा। अनुच्छेद 48 ये कहता है पर्यावरण की रक्षा एवं वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक रुचि तथा के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं की रक्षा करना किसका? राज्य का कर्तव्य है। जो पर्यावरण की रक्षा तथा वनों का पर्यावरण की रक्षा जो है ये मौलिक कर्तव्य भी है, यानी कि नागरिकों का भी दायित्व है और राज्य का भी दायित्व है। फिर अगला है भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है इनका प्रावधान, तो अनुच्छेद जो ये पूछा गया है किसके तहत लिए गए, तो भारत शासन जो अधिनियम है 1935 वाला आपात उपबंध जो है इसी के अधिनियम से लिए गए हैं। भारत विभाग जो है 18 के तहत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इनका प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, जो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सलाह पर ही लागू किया जाता है। उसके बाद में 1 महीने के अंदर इसकी संसद की अनुमति लेनी होती है, नहीं तो फिर अपने मन से हट जाएगा, और 6 इसको संसद जब चाहे तो इसे वापस भी ले सकती है। फिर अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इसे राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति को खुद भी महसूस हो जाए, मतलब केंद्र सरकार को, तो लागू कर सकती है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। अभी तक भारत में एक बार नहीं लागू हुआ है, सबसे ज़्यादा लागू हुआ है जो वो अनुच्छेद 356 लागू हुआ है, और ये अभी जो 3 बार लागू हुआ है टोटल। उसमें पहला है 1962 के आसपास, फिर दूसरा 65 में लागू हुआ था पाकिस्तान के युद्ध वाला, तीसरा जो है 1900 जो भारत और जो उसका युद्ध हुआ था बांग्लादेश वाला, पाकिस्तान का 72 वाला, उसी समय लागू हुआ था। तो फिर 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति जो था इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो अब जो है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं कुछ कुछ दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की बात करता है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के दायित्व की बात की गई है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बजट की बात की गई है अनुच्छेद 112 के तहत। और अनुच्छेद 111 जो है इसके तहत जो है राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है विधेयक पर। अनुच्छेद 123 जो है संसद के अवकाश के दौरान जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 123 के तहत। और 213 जो है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। फिर अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 148 जो है भारत के यानी कि कैग जो है उनके पद का प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 149 कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या होंगी, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान है। फिर है दैनिक प्रयोग में आने वाले दवाइयों के प्रकार कौन कौन से, तो एंटासिड क्या है, तो पेट में अतिरिक्त एसिड को कम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो वगैरह जो है ये अतिरिक्त क्या है, तो एसिड को कम करता है। ट्रैंक्विलाइजर तनाव और मानसिक बीमारी को इलाज में काम आता है ट्रैंक्विलाइजर। एनाल्जेसिक क्या है, तो दर्द से राहत देने के लिए एस्प्रिन आदि जो है ये इसी में आती हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक दर्द निवारक जो लत का कारण बन सकती हैं, जैसे मार्फिन वगैरह। फिर आगे हैं एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे कि सोफ्रेमाइसिन, डेटॉल, टिंचर, आयोडीन आदि। एंटीबायोटिक क्या है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ को मारते हैं और उनके विकास को रोकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो है इसी के तहत आते हैं।
आगे है रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम कौन कौन से हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है इसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन सा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जो है वो जिप्सम जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। गैस और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने से ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है बाधित हो जाती है। तो ये किसको, जो नर्वस सिस्टम है यानी कि रक्त वाला संचार है उसको बाधित करता है। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें पूछा भी गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सी शरीर को व्याधि होती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2 ये हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, तो ये हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में 0.03% है। फिर उसके बाद मीथेन जो है CH4 बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है। तो ये क्वेश्चन आया है, बायोगैस और CNG जो है नेचुरल गैस है, उसका मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन है। उसका रेडान जो है ये उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन तालाब के पानी को शुद्ध करने के काम आती है, कौन, क्लोरीन गैस। फिर ब्यूटेन जो है एलपीजी जो है उसका मुख्य घटक। तो मीथेन जो है बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है, और एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन है। एलपीजी में जो मतलब महक जो आती है वो मर्केप्टाइन की आती है, उसको डाला जाता है महक के लिए। महक कहें या दुर्गंध कहें। कार्बन और उसके यौगिक विशेषताएं क्या हैं। तो कार्बन के मुख्य अप्रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरीन जो है C60। ये तीनों कार्बन के अप्रूप हैं, समस्थानिक नहीं अप्रूप हैं, ठीक है। शुद्ध कार्बन की पतली परत क्या है, तो ग्राफीन से बनाई जाती है। सूखी बर्फ, ठोस जो CO2 होती है उसी को सूखी बर्फ कहते हैं। कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अप्रूप कौन सा है, हीरा है। थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये ग्रेफाइट है। फिर आगे है धातु और अधातु कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। हीम नामक है उसी में हीमोग्लोबिन में लौह होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। कमरे के ताप पर तरल अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है। तो ये तरल अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। फिर आगे देखते हैं यूपी में प्रथम क्या था, तो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद वल्लभ पंत बने थे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये यूपी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, वाल्टर मॉर्गन रहे हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। फिर यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त कौन, मोहम्मद असगर थे। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन, जस्टिस विशंभर दयाल थे। यूपी में प्रथम राज्य आपातकाल कब लगा है, तो फरवरी 1968 से 1969 तक लगा है। यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री मायावती बनी है, 4 बार। अभी 3 बार योगी जी का भी कार्यकाल हो गया है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट जो यूपी गंगा, ये योगी जी भी दूसरी बार बने हैं, 3 बार नहीं, गलत बोल दिए। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ऊपरी गंगा नदी 2005 में। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ वाला चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, तो आगरा का किला और ताजमहल दोनों 1983 में बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। ये वाले इससे तो क्वेश्चन मतलब जरूर किसी न किसी रूप में पूछ देता है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कौन, चौकाघाट वाराणसी में है। भारतीय दलहन संस्थान अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, भारत चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये शुगर है, ठीक है। चीनी अनुसंधान संस्थान जब पूछे तो ये शुगर की बात कर रहा है। और शुगर कैन वाला जो है यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, वो लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है पशु चिकित्सा। और एवियन वो जो अनुसंधान संस्थान है यानी कि पक्षी वाला, वो भी यही है, बरेली में ही। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झांसी में है। फोडर ग्रास वाला जो है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है।
भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हापुड़ में है। इस तरीके से तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है गन्ना और चीनी वाले को लेकर के, क्योंकि इंग्लिश में शुगर कैन दे देता है, तो शुगर कैन लखनऊ में है और जो शुगर वाला है वो कहाँ है? कानपुर में है। फिर यूपी के पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, 1980 में स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो 1991 में स्थापित हुआ था, बलिया में है। लाख बहसी पक्षी अभयारण्य सबसे बड़ा है यूपी का, 1989 में स्थापित हुआ था, कन्नौज में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य सबसे पुराना ये है, 1984 में स्थापित हुआ था, उन्नाव में है। पटना पक्षी अभयारण्य सबसे छोटा है, 1991 में एटा में स्थापित है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये महोबा में है, 1990 में बना था। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, 1987 में बना था। सांडी पक्षी अभयारण्य जो 1990 हरदोई में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ? तो 1997 में गोंडा में है। इसमें से यूपी के जो 10 हैं पक्षी अभयारण्य वो वर्तमान में रामसर साइड भी हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान लगभग 8% है। अभी बढ़कर के जीडीपी में जो योगदान है करीब 9 के आसपास हो गया है। यूपी करंट अफेयर जो हम करा रहे हैं उसमें महाराष्ट्र जो है पहला जीडीपी के मामले में देश में है, दूसरा जो है यूपी है। तो यूपी का महाराष्ट्र का 13% है, यूपी का 9 दशमलव समथिंग है, ठीक है, परसेंट योगदान। फिर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो यूपी की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान देखें तो कितना 26% है। प्रदेश में कृषि व संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो 10%। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में प्रथम स्थान पर है। फिर आगे देखते हैं भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं कौन कौन से हैं? तो हाथी जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में पाया जाता है। चुलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान यानी कि चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ? अमरकंटक नर्मदा नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, मुचकुंद नदी पर है। कौन सा? डुडुमा जलप्रपात। अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके उद्यानों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? तो कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं। फिर है गलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बंटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये जो कश्मीरी मृग है उसके लिए फेमस है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड के पलामू में है। फिर पंबादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल का है। 16 वहाँ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसी के नाम पर 16 दुम। फिर क्या है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है। भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश हैं टोटल, 3 महाद्वीप हैं। 3 महाद्वीपों में से 13 देश जो हैं और 3 जल निकाय हैं। इसमें दक्षिण अमेरिका जो है उसके कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री देशांतर अक्षांश जो है उस पर। तो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देश हैं साउथ अमेरिका से। फिर अफ्रीका से साओ टोमे प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो इसमें कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक, साओ टोमे प्रिंसिप लोकतांत्रिक, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया। उसके बाद एशिया से मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती 3 देश जो हैं एशिया से भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। कर्क रेखा पर 16 देश हैं। तो 16 देश कर्क रेखा पर हैं, 3 महाद्वीप हैं, 6 जलाशय हैं, 6 जल निकाय हैं, मतलब महासागरों से होकर जाती है। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन? बहामास द्वीप समूह जो है, मैक्सिको 2 आते हैं। फिर अफ्रीका से मिस्र, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया। एशिया से ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। ये इनसे क्वेश्चन ये तीनों जो है भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको हो सकेगा तो हम शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे अलग से, जो ज़्यादा बार आप रिविजन कर सकें। फिर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और ये गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत को स्वच्छ बनाना था 2019 तक, इसको प्राप्त भी कर लिया गया है।
फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर, जो जयप्रकाश नारायण है उनकी जयंती पर इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है ये कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया है। प्रमुख बैंकिंग जो शब्दावली है ये कौन कौन सी हैं? तो जो लायबिलिटी है वह जो भविष्य में बैंक द्वारा वापस किया जाता है, जैसे जमा डिपॉजिट वगैरह जो है बैंक पर लायबिलिटी एक तरीके से है। विभिन्न प्रकार की बचत, लघु बचत योजनाएं वगैरह जो हैं और बैंक द्वारा जो लिया गया ऋण है वो भी बैंक पर लायबिलिटी होता है। बैंक दर जो है तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है वो बैंक दर कहलाती है। मतलब जिस दर पर जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं वो क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। रेपो रेट जो क्या है? आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है, तो दीर्घकालिक उधार के लिए बैंक दर यूज की जाती है। रेपो रेट जो है ये अल्पकालिक उधार बैंक जिस रेट पर लेते हैं आरबीआई से वो है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो इस पर क्या है, आरबीआई जो है बैंकों से उधार एक तरीके से कहें उधार लेता है या उनकी पूंजी को अपने पास रखता है, वो रेट कौन सी? रिवर्स रेपो रेट है। फिर नगद आराची यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो ये बैंकों को ये मिनिमम ऐसी पूंजी है जो अपने पास रखनी पड़ती है। वर्तमान में शायद 4% के आसपास, मतलब इसी के आसपास रहती है। और इस पर जो आरबीआई है कोई इनको ब्याज नहीं देता है। रखनी कहाँ पड़ती है? तो कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और जो एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। ये करीब 20 से लेकर मतलब 15 से ऊपर और 25 के आसपास परसेंट में आगे पीछे रहता है। इसमें शायद 21% हो या 19% हो। इस बैंकों को जो अपने पास रखना पड़ता है मिनिमम पूंजी, ये चीज़ एसएलआर में आती है। और सीआरआर में आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। आगे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण आईसीआईसीआई जो है उसकी स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक जो है 1 जुलाई 1955 को ये स्थापना हुई थी। भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी जो है अप्रैल 1990 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ? 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई थी। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम सितंबर 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि यानी कि नाबार्ड जो है ये 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। कृषि उत्पादन बोर्ड कहाँ है? तो कॉफी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा ने साल 2010 में शुरू किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है एमपीआई उसको 2010 से शुरू किया गया था। यूएनडीपी जो है ये 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। इसी के भाग के रूप में जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको 2010 से शुरू किया गया था। इस सूचकांक में जो है 10 संकेतक हैं। 3 आयामों में 10 संकेतकों को शामिल किया गया है। एक में है जीवन प्रत्याशा, जीवन वाला है। दूसरे में हेल्थ है, नहीं पहले में शिक्षा है, हेल्थ है और तीसरे में जीवन वाला है। तो जीवन इसमें तो इन दोनों में 2-2 हैं। इसमें टोटल 6 हैं, तो 4 तो 6 10 संकेतक हैं। स्वास्थ्य में क्या है? तो पोषण और बाल मृत्यु दर को शामिल किया गया है। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष जो है और स्कूल में उपस्थिति। फिर जीवन स्तर में है तो खाना पकाने का ईंधन जो है, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति को शामिल किया गया है। ये इसमें से खास करके यूपीएससी में आया क्वेश्चन कि इसमें से क्या नहीं शामिल किया गया? संपत्ति है, आवास है, बिजली है, पीने का पानी, स्वच्छता है और जो ईंधन है खाना पकाने के लिए। फिर अगला है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्ला ने कहा है। किसको? संविधान की जो आत्मा प्रस्तावना है। नान पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यही उद्देश्य प्रस्तावना बना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था और जब 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना पेश कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और तीसरा जो संविधान की जो थी तीसरी बैठक थी
9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है, जो स्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई है उसमें पेश किया गया है। फिर 22 जनवरी 1947 को जो है ये स्वीकार कर ली गई है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। किससे किससे? अमेरिका से क्या है तो हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो विशेष भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। फ्रांस से क्या है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है इसकी अवधारणा फ्रांस से ली गई है। रूस से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो विचार हैं वो रूस से लिए गए हैं। फिर पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी बनी है तो बलवंत राय मेहता जो समिति है 1957 में बनी थी। इसी की सिफारिशों के आधार पर 1959 में कहाँ, नागौर राजस्थान में पहली पंचायत शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, और इसी ने त्रिस्तरीय जो पंचायत है, 3 टायर, उसकी सिफारिश की थी। फिर सादिक अली समिति बनी जो 1964 में, अशोक मेहता समिति जो बनी 1977 में। इनका कभी कभी ईयर भी पूछ देता है। तो 1977 में अशोक मेहता समिति, इसने दो स्तरीय पंचायत प्रणाली के बारे में सिफारिश की थी। हनुमंत राव जो समिति है ये 1983 में बनी है। फिर जीवीके राव समिति जो है 1985 में बनी है। एल.एम. सिंघवी समिति जो बनी है 1986 में। एल.एम. संघवी की सिफारिशों पर ही पूरे जो 73वां संविधान संशोधन है ये आया था। पी.के. तुंगन समिति जो है मतलब इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात की थी। पी.के. तुंगन समिति क्या है तो 1988 में बनी है। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण विधेयक कौन कौन से होते हैं। इसमें बात की गई जो सरकारी विधेयक है, इसमें कहा गया कि कोई भी मंत्री जो होता है वो जो विधेयक पेश करता है उसी को सरकारी विधेयक कहते हैं। तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित होने की संभावना अधिक रहती है इसलिए क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो सत्ता पक्ष से होते हैं। गैर सरकारी विधेयक हैं कौन से होते हैं तो मंत्री के अलावा कोई भी विधेयक प्रस्तुत करे, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो या निर्दलीय हो, कैसे भी हो, उस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जाए, पारित होने की संभावना कम होती है। अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं। आगे देखते हैं साधारण विधेयक कौन कौन से हैं। तो इसमें संसद के किसी, देखो अब वो तो होगा कि पेश करने के आधार पर, और ये है कि जो विधेयक है विधेयकों की कैटेगरी के हिसाब से। साधारण विधेयक संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं होती है, मतलब विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास विधेयक को रख सकता है। 6 माह की अवधि में पारित न होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108, पिछली बार आरओ में क्वेश्चन भी आया था संयुक्त बैठक से रिलेटेड। तो संयुक्त बैठक जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत किया गया, जिसके तहत साधारण विधेयक में ही संयुक्त बैठक की जा सकती है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति आहूत करता है संयुक्त बैठक को, मतलब बुलाता है। राष्ट्रपति इसे सहमति, असहमति अथवा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, मतलब जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा वो तीनों काम इस पर कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरा जो विधेयक है वो संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें क्या है, किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक में ही होती है, सीधे सीधे समझ लीजिए आप लोग। या एक सदन द्वारा पारित नहीं करने पर विधेयक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। राष्ट्रपति को अपनी सहमति इसके लिए देनी होती है। फिर विश्व की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। फिर जो धन विधेयक है, तीसरा विधेयक भी है, उसको धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक की जो परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 109 में किए गए हैं। धन विधेयक जो है उसकी मतलब धन विधेयक कौन सा है, कौन सा साधारण विधेयक, इसका जो वो करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसको पेश किया जाता है। उसके बाद में इस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है क्योंकि उनकी पहले अनुमति ले ली, मतलब उन्हीं की अनुमति से पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं, सिर्फ 14 दिन रोक सकती है राज्यसभा, और इसको मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है धन विधेयक को, ये भी चीज़ है। आगे क्या है, विश्व की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। तो ओनेगा झील कहाँ है, रूस में है। मराकाइबो वेनेजुएला में है। फाइव फ्लावर झील कहाँ है, चाइना में। ये मतलब मिलान करने के लिए पूछा था। फाइव फ्लावर झील कहाँ है तो चाइना में है। बॉइलिंग झील कहाँ है, डोमिनिका में है। अथाबास्का झील कहाँ है, कनाडा में है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन है, माउंट एटना इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी पर्वत भी है और ये ज्वालामुखी भी है।
फिजियामा जो है जापान में है। मोना लावा कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है। माउंट किनाबालू मलेशिया में है। और अकांकागुआ कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? तो जीरोफाइट जो है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति है उसको जीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो होती है जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति होती है। मेसोफाइट तो ये शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों की वनस्पति होती है। क्रायोफाइट ये टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति होती है। हेलोफाइट कौन सी है? तो नमकीन क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली वनस्पति है हेलोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट जो है ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। ट्रोपोफाइट व उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट कौन सी है? तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उच्च आर्द्रता वाली वनस्पति है। स्थानीय हवाएं और संबंधित देश कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। स्थानीय हवाएं और उनसे संबंधित देश कौन कौन से हैं? तो फान जो है ये आल्प्स पर्वत वाला स्विट्जरलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर। मिस्ट्रल जो है राइन घाटी। फिर खमसिन जो है मिस्र में चलती है। फिर बोरा जो है इटली एड्रियाटिक सागर वाला जो एरिया है बोरा उधर चलती है। हबूब जो है सूडान में है। सांताना कैलिफोर्निया की है। ब्लिजार्ट है यूएसए और कनाडा दोनों में ठंडी हवा है। नार्वेस्टर जो है भारत में चलती है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है दुनिया में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप पर है। ये जो भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा वाला जो एरिया है इस क्षेत्र में से ये जो वाला जो क्षेत्र है ये सहारा मरुस्थल के सहारा उसके नीचे फिर साहेल वाला क्षेत्र है इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर है। इसमें कई देश आते हैं। मंगोलिया मरुस्थल एशिया और रूस के बीच स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका वाला जो एरिया है बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका इस तरीके से ये जो अंगोला एरिया है इधर पाया जाता है। फिर जैविक अंतर क्रिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो पारस्परिकता जो है म्यूचुअलिज्म मतलब जंतुओं और पौधों या जंतुओं के बीच में जो पाए जाते हैं संबंध उनको दर्शाया गया है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या है? दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस एकत्र करती है और पॉलिनेशन होता है। तो मधुमक्खी जब पौधों पे बैठती है तो उनसे रस लेती है और उसकी वजह से पौधों में पॉलिनेशन होता है। परजीविता क्या है? पैरासिटिज्म। एक जीव दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद लाभ लेता है, इसको पैराजीवी कीट कहते हैं। फिर सहभोजिता क्या होता है? कमेंसलिज्म। जब एक जीव को लाभ होता है दूसरे को ना तो हानि होती ना ही उसको मदद मिलती है। जैसे कि कुछ एपिफेटिक पौधे वृक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर उगते हैं। फिर जैव विविधता की 3 श्रेणियां हैं। तो इसमें पहली जो है प्रजाति विविधता। जैव विविधता जो है इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। पहली है प्रजाति के स्तर पर जो है किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों का जो पाया जाता है उसको प्रजाति विविधता। आनुवंशिकता के स्तर पर तो प्रजाति के भीतर जो विविधता पाई जाती है वो आनुवंशिकता के स्तर पर है। पारिस्थितिक तंत्र के स्तर ये समूह जो पूरा स्थान होता है उसके आधार पर। तो एक क्षेत्र के भीतर भी मौजूद विभिन्न प्रकार के आवास समुदाय और प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। जैव विविधता का जो मापन किया जाता है 3 आधारों पर किया जाता है। इसमें भी जैसे अल्फा विविधता क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है। तो किसी स्थान के भीतर अल्फा विविधता पर संबंधित करता है। उसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक तरीके से देखें जो प्रजाति विविधता है वो अल्फा विविधता भी है। बीटा विविधता क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना जो है वो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में की जाती है परिवर्तन के रूप में। ये प्रजातियों की मात्रा परिवर्तन के रूप में किया जाता है। फिर जो गामा विविधता है ये एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके लिए समग्र जो समग्र पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संपूर्णता में अध्ययन करने की जो है गामा विविधता कहलाती है। आगे देखते हैं जैव विविधता का जो संरक्षण है वो किन तरीकों से किया जाता है। तो इसमें पहली है स्वस्थानी यानी कि इन सिटो जो होता है मतलब जो जीव है या जो वनस्पति है उसको उसी स्थान पर जहाँ उगती है वहीं पर उनको संरक्षित करना। जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण करना जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जैव संरक्षण क्षेत्र अभ्यारण्य और पवित्र उपवन। बाह्यस्थानी यानी कि एक्सिटू ये जो है इसमें क्या है? तो इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातीय या आनुवांशिक विविधता का संरक्षण शामिल है जैसे कि सीड बैंक जीन बैंक बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। तो इसमें क्वेश्चन जो फंसाता है बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन जो है ये एक्सिटू में आते हैं, ये याद रखना। बाकी राष्ट्रीय उद्यान दे देगा एक्सिटू में, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इंसिटू में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो के अंतर्गत जोन कौन कौन से होते हैं? तो कोई जो बायोस्फीयर होता है उसके अंदर 3 जोन होते हैं। एक होता है मुख्य यानी कि कोर के बाद बफर होता है, बफर के बाद संक्रमण होता है यानी कि ट्रांजिशन जोन होता है। कोर में सारी गतिविधियाँ बंद रहती हैं, बफर में कुछ अनुमति रहती है और इधर जो है यहाँ ज़्यादा अनुमति रहती है, इस तरीके से होता है। तो इसमें कठोर संरक्षित क्षेत्र शामिल है, कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती है। बफर जोन तो क्षेत्र जो वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह जो है
इस वाले एरिया में। निगरानी, प्रशिक्षण तथा पर्यटन सुविधाओं को समायोजित करता है। ट्रांजिशन जोन जो है यह क्षेत्र समुदाय, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा मानवीय मानवीय गतिविधियों हेतु खुला रहता है। प्रमुख शिक्षा आयोग जो बने हैं भारत में, कौन-कौन से हैं? तो मैकाले शिक्षा आयोग 1835 में बना था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी, उसको किस में खर्च किया जाएगा? 1935 में। इसके बारे में इसने अपनी सलाह दी थी। इसमें जो 1813 वाला 1 लाख रुपए आया था, उसको अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए इसने सलाह अपनी दी थी। फिर 1854 में वो डिस्पैच आया है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक से स्नातक स्तर की शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की थी। इसी में वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेज हैं, उनके बारे में भी वो डिस्पैच ने अपनी बात कही थी। हंटर कमीशन 1882 में आया है, शिक्षा के विकास का अध्ययन करने के लिए। फिर 1902 में थॉमस रैले जो थे, रैले आयोग बना था विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करने के लिए। फिर कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 में सैंडलर आयोग था, उसने तो विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए 1917 में सैंडलर आयोग आया है। फिर आगे जो भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल हुए हैं, गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, उनसे संबंधित मेन घटनाएं देखते हैं क्या क्या है। तो लॉर्ड इरविन जो हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो हुआ था, वो भी इन्हीं के समय हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इन्हीं समय लॉर्ड वेलिंगटन जो है सांप्रदायिक, यानी कि जो 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, इन्हीं के समय हुई थी। पूना समझौता भी 26 सितंबर 1932 को हुआ था। लॉर्ड लिंथगो है क्या? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1935 वाला जो चुनाव हुए थे, इन्हीं के समय हुए थे। फिर क्या है, पहला आम चुनाव व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लॉर्ड वेवल क्या है? तो सीआर फार्मूला जो है, सीआर फार्मूला जो सीआर दास जो थे, उन्होंने एक कांग्रेस और लीग के भी समझौता कराने के लिए फार्मूला दिया था। शिमला सम्मेलन 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में लॉर्ड वेवल के समय हुआ था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में भारत आए, तो भारत विभाजन जो हुआ है, स्वतंत्रता भारत की अधिनियम जो है, इन्हीं ने ही पारित कराया था। फिर विलियम बेंटिक क्या है? तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 आया है। सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के समय हुआ था, और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही थे 1833 के तहत। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। चार्ल्स मेटकाफ जो हैं, ये प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। ये 1835 में ये गवर्नर जनरल यही थे, तो चार्ल्स प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड क्या है? तो प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ है 1839 से 42 तक, उस समय ये थे, और लॉर्ड ऑकलैंड। फिर लॉर्ड एलनबरो जो है, सिंध का विलय हुआ है 1843 में। और जो ठगी प्रथा है कैप्टन सलीमन के द्वारा, वो भी इन्हीं के समय हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, इनको सभी जानते होंगे, विभगत का जो सिद्धांत है 1848 में इन्हीं के समय आया था। रेलवे और टेलीग्राफ के जनक भी यही हैं, तो भारत में जो रेलवे लाइन बिछाने का काम इन्हीं के समय हुआ था 1853 में। और टेलीग्राफ सेवा भी है, वो भी 1854 में शुरू हुई थी, 53 में शुरू हो गई थी। उसके बाद में फिर देखते हैं आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तक और उनके रचयिता कौन कौन है। तो एनी बेसेंट की 2 पुस्तक थी मेन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना की कॉमरेड जो थी, हमदर्द, दोनों इनकी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश थी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू की इंडिपेंडेंस है, ये समाचार पत्र था। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी है। राजा राम मोहन राय की और भी बुक्स हैं। फिर तारकनाथ दास की फ्री हिंदुस्तान है। सचिंद्र नाथ सान्याल की कौन सी है? क्रांतिकारी है। शिशिर कुमार घोष की जो है अमृत बाजार पत्रिका है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी है। चितरंजन दास की भारत भारतीयों के लिए है। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है? तो इंडियन हिस्ट्रिकल। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसी के समय वो आया था, लिटन के समय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसमें जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, तो इसने बंगाली से तुरंत अंग्रेजी में अपने को ट्रांसफर कर लिया था, तो बच गई थी, इसी के लिए मैंने आया था। फिर अगला है महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से थे? तो जो 6 डिग्री चैनल है, ये निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, यानी कि भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनी द्वीप से, मालदीव से अलग करता है। मालदीव जो देश है, उससे लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को, अन्य द्वीप जो हैं उनसे अलग करता है। फिर 10 डिग्री जो चैनल है, वो अंडमान को निकोबार देश से अलग करता है। फिर 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप और कन्नानौर को अलग करता है। डंकन चैनल जो है, ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अगला है कोको चैनल जो है, ये अंडमान को कोको द्वीप, यानी कि म्यांमार वाला जो द्वीप है, उससे अलग करता है। आंध्र प्रदेश जो है, इसकी पहाड़ियाँ हैं नल्ला मलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा,
नगारी पहाड़ी। फिर है तमिलनाडु की जावदी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। आगे विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं इनको देख लेते हैं। तो इसमें दश्त एलूट कहाँ है? पूर्वी ईरान में है। दश्त कबीर दक्षिणी ईरान में है। नामीब मरुस्थल जो है नामीबिया में है। ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी चिली में है। नाइट्रेट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ नाइट्रेट, और उसके बाद तांबा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मोहावे ये यूएसए कैलिफोर्निया में है। और तकला मकान कहाँ है? तो ये सिकियांग चाइना में है। सोनोरोन जो है एरिजोना और कैलिफोर्निया, ये भी यूएसए का है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल अगले लेक्चर में आगे शुरू करेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, हम ये प्लेलिस्ट डाल देंगे इसके लिंक में, ठीक है। आज यहीं तक था, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।